चांदनी का मायका और ससुराल दोनों एक ही घर में था। ऊपर था चांदनी का मायका और नीचे था उसका ससुराल। पर इन दोनों परिवारों का एक ही साझा बाथरूम था, जिसे घर के सभी लोग इस्तेमाल किया करते थे। ऐसी एक सुबह 4 बजे चांदनी के फोन पर अलार्म बजता है और चांदनी आंखें मलते हुए खुद से बोलती है, जल्दी से जाकर बाथरूम में फ्रेश हो जाती हूँ। बाद में तो 11 बजे तक फ्रेश होने का नंबर ही नहीं आता है। चांदनी जल्दी से बाथरूम जाती है और फ्रेश होकर आ जाती है और वापस से सो जाती है। सुबह के 6 बजते हैं। सभी लोग उठ जाते हैं। चांदनी की सास मधु और माँ सरोज आपस में बाथरूम के बाहर खड़ी बहस कर रही होती हैं। देखिए समदन जी, पहले मैं जाऊंगी। देखिए मेरे पेट में बहुत जोर की प्रेशर बना हुआ है। आपको चाहे कितना भी तेज प्रेशर क्यों ना बना हो, लेकिन मेरी डिलीवरी तो एकदम चरम सीमा पर आ गई है। बाथरूम तो मैं ही पहले जाऊंगी। पहले मैं जाऊंगी। पहले मैं जाऊंगी। सरोज और मधु को लड़ता देखकर चांदनी उनके पास जाती है और बोलती है, माँ जी, सासू माँ, आप ऐसे बहस क्यों कर रही है? पहले ये बताइए कि अंदर गया कौन है? अरे बहू, अंदर तो तेरा देवर सुरेश गया हुआ है। फिर तो आप दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वो क्यों? जी, क्योंकि अंदर का माहौल इतना ज्यादा बदबूदार होगा ना कि आपको लगेगा कि बस कोमा में पहुंच जाएंगी। इससे पहले कि गेट खुलते ही आप पर बदबू का अटैक हो, यहाँ से हट जाइए और 10-15 मिनट बाद आइएगा। अरे चाहे कितनी भी बदबू क्यों ना हो, मुझे तो बस जाना है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से सुरेश और गंदी बदबू दोनों ही साथ बाहर आते हैं, जिसे सूंघकर मधु वहीं पर बेहोश हो जाती है। चांदनी मुंह पर अपनी साड़ी का पल्ला रखकर वहाँ से भाग जाती है, पर बेचारी सरोज जैसे तैसे अपनी नाक मुंह बंद करके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए घुस जाती है। ऐसे एक बाथरूम की वजह से हर दिन बाथरूम जाने को लेकर बहस होती रहती थी, जिसके चलते चांदनी अपने ससुर किशोर से बोलती है, ससुर जी, एक और बाथरूम बनवा दीजिए ना घर में। अरे नहाने का क्या है, नहा तो इंसान चलो शाम को भी लेता है, लेकिन सुबह सुबह सबको फ्रेश होना होता है। इतनी दिक्कत हो जाती है और हर दिन कोई ना कोई काम पर लेट हो जाता है। तो भला मैं क्यों बनवा कर दूं? तेरे मायके वाले भी तो बनवा सकते हैं ना। अरे ससुराल वालों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बहू, कौन सा हम अकेले ही बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं? वह भी तो कर रहे हैं ना। जा तू जाकर बोल उनको कि वो ही बनवाए। किशोर की बात सुनकर चांदनी ऊपर अपने मायके में जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी माँ से बोलती है, आखिर कब तक हम एक ही बाथरूम में धक्के खाते रहेंगे? अरे आप लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर एक और बाथरूम बनवा लीजिए ना, ताकि सबको आसानी हो जाए। हाँ, तू तो बस हमारे ही पैसे लगवाने पर लगी है बेटा। पहले तूने अपनी मर्जी से ऊपर वालों को ही अपना ससुराल बना लिया और ऊपर से इतना सारा दहेज भी ले लिया, और अब चाह रही है कि हम तेरे ससुराल वालों के लिए एक अलग से बाथरूम भी बनवा दे। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। अब तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो चाहे तू खेतों में भी जा सकती है, लेकिन मैं नहीं बनवा रही कोई दूसरा बाथरूम। दोनों तरफ के जवाब सुनकर बेचारी चांदनी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में अकेली बैठी खुद से बोलती है, क्या मुसीबत है? इतने सारे लोग हैं, लेकिन बाथरूम बस एक है। सब लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन एक बाथरूम कोई और बनाने के लिए तैयार नहीं है। फिर चाहे पोटी निकल ही क्यों ना जाए, उनकी जान पर बन क्यों ना जाए, अपनी अकड़ को कोई टस से मस होने नहीं देगा। मुझे क्या पड़ी है, मैं भी अब किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे फिर ससुराल हो और मायके का एक ही बाथरूम क्यों ना हो। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक बाथरूम में जैसे तैसे गुजारा होता जाता है, मगर एक रात सभी लोग एक शादी में जाते हैं और वहाँ पर ज्यादा खाने की वजह से सभी का पेट खराब हो जाता है और एक एक करके सभी बाथरूम जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाथरूम से आने के बाद भी पेट में जोर का दर्द होता है और वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए बार बार जाते हैं। मधु और सरोज और उसका पति अमित पहले से ही पेट पकड़े लाइन में लगे हुए थे और किशोर बाथरूम में हल्का हो रहा था। ये देखकर चांदनी बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये बाथरूम है, राशन का कोटा नहीं जो आप सब लोग ऐसे लाइन लगाकर खड़े हो। तुम पागल हो गई हो क्या? यार राशन लेने के लिए नहीं, राशन निकालने के लिए खड़े हम लोग। अरे जल्दी निकल जाओ, अरे कुछ हो जाएगा। मेरे पेट में तो बहुत जोरों से वाइब्रेशन हो रही है, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? थोड़ा कंट्रोल करो समदन जी, थोड़ा कंट्रोल। हम भी तो खड़े हैं ना लाइन में। अरे जल्दी से बाथरूम में से बाहर आओ। कौन गया है अंदर? क्या करूं? मधु इतना बोलते ही जोरदार फाट मारती है और फाट के साथ ही उसकी साड़ी भी पीली हो जाती है, जिसे देखकर अमित और सरोज नाक सिकोड़ते हुए बोलते हैं, हाय हाय समदन जी, ये क्या कड़ी फैला दिया आपने? अरे थोड़ा सा रुक नहीं सकती थी क्या आप? हाँ,
अब जाकर हल्का महसूस हो रहा है। अरे मैं क्या करूं? मैं तो इतना रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन रुका ही नहीं जा रहा था। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी कर लो, कपड़े ही तो हैं, धो लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। अरे कैसी सलाह दे रही हो आप, जाके इसे साफ कीजिए। अरे कहाँ जाऊँ मैं? मैंने थोड़ी कहा था जॉइंट बाथरूम बनाने के लिए, नहाना भी इसी में, हगो भी इसी में। अब मैं कपड़े धोने के लिए कहाँ जाऊँ? साबुन सर्फ सब कुछ तो इसी के अंदर पड़ा हुआ है। अरे पिताजी बाहर आ जाइए, कुछ हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे कढ़ी चावल सांभर बाद में निकालना, जल्दी खोलो गेट। मैं क्या करूं, बार बार प्रेशर बन रहा है। अरे पिताजी आपके प्रेशर के चक्कर में एक एक करके हम सबका प्रेशर निकल जाएगा। अरे जल्दी खोलिए ना। अमित के बार बार कहने पर किशोर बाहर आता है। इसके बाद सबसे पहले अमित अंदर जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। फिर मधु फ्रेश होकर आती है। उसके बाद सरोज चली जाती है और खुद को साफ सुथरा करती है। सबसे आखिर में चांदनी का नंबर आता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर घर का बाथरूम बिजी रहता, इसलिए चांदनी समय पर सुसु करने भी नहीं जा पाती। कई घंटों तक वो अपने सुसु को रोकते हुए यूं ही काम करती रहती है। ऐसी एक दिन चांदनी के पेट में जोर का दर्द होता है और वो दर्द से करहाते हुए बोलती है, हे भगवान, इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरा पेट! अमित जी, माँ जी, कहाँ है आप सब? जल्दी आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहाँ है आप सब लोग? बाहर आइए जल्दी। चांदनी की आवाज सुनकर सभी लोग भागे चले जाते हैं और चांदनी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर चांदनी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और पता चलता है कि चांदनी की पित्त की थैली में ढेर सारी पथरी हो गई है और इसके चलते उसका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी अमित डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो खाने पीने में बहुत परहेज करती है, फिर इसको पतली कैसे हो गई? अरे क्या बोला तू? पतली कैसे हो गई? अरे पतली तेरी बीवी के पास आई होगी, अब बोली होगी मैं हो जाऊं, तो उसने बोला होगा हो जा, तो वो हो गई। अरे ज्यादा देर वॉशरूम रोकने के कारण भी पतली हो जाती है, खाने पीने सही नहीं होती बस। और हाँ, ज्यादा देर ना सुसु रोकोगे ना तो किडनी भी फेल हो जाएगी। पतली क्या चीज है? और मुझे लगता है ना कि तेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, वरना जान चली जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और चांदनी को ओटी में शिफ्ट किया जाता है और उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। इस पर ऑपरेशन के बाद से अब चांदनी ना तो अपनी कुछ पसंद का खा सकती थी और ना ही ज्यादा देर तक सुसु और पोटी को कंट्रोल कर सकती थी। अस्पताल में लेटी हुई चांदनी मन ही मन सोचती है, एक बाथरूम की वजह से जिंदगी क्या से क्या हो गई। सबकी सजा मुझे ही मिल गई। आखिर मैंने किसी के साथ क्या गलत किया था? अब घर जाकर मुझे फिर से वही ससुराल और मायके का एक ही बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन से तो अच्छा भगवान मुझे उठा ले, कम से कम दोबारा से मुझे वही बाथरूम वाली मारा मारी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। चांदनी इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर अमित डिस्चार्ज पेपर लेकर आता है, जिसके बाद वो चांदनी को घर ले जाता है। घर पर जाते ही चांदनी देखती है कि अब ससुराल और मायके का एक बाथरूम नहीं, बल्कि एक ही जगह पर 2 नए बाथरूम तैयार करवा दिए गए थे और घर के सभी लोग अपने कान पकड़कर चांदनी को सॉरी बोलते हैं और अमित बोलता है, चांदनी, हम सबको माफ कर दो। तुम हमेशा हमें समझाती रही, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारी जिंदगी को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। इसलिए अब हम ना 3 बाथरूम बना चुके हैं घर में, ताकि किसी को भी ना कोई दिक्कत ना हो। अमित बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम पहले ये बात मान लेते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। मुझे आप सब लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूँ कि देर से ही सही, पर आप लोगों में तो अकल आई ना। एक ही बाथरूम हम सबके लिए बीमारी का घर तो था ही, साथ में लड़ाई का भी अड्डा बन गया था। हर दिन की चिक चिक देख देख कर मेरा तो आधा खून ही कम हो गया था। पर शुक्र है इस दर्द के बाद ही सही जिंदगी में राहत के पल तो आए। अब आप सबका बहुत शुक्रिया। चांदनी की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अमित चांदनी को अपने कमरे में आराम करने के लिए ले जाता है। अब हर कोई सुबह टाइम पर रेडी होता और बाथरूम को लेकर कभी ससुराल और मायके वालों की बहस नहीं होती है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। जूली, शीला और रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई संभालो, कहीं हम गिर न जाए दारू के नशे में। पुनीत गाते हुए नशे की हालत में सीढ़ियां चढ़ ही रहा होता है
कि तभी उसके सामने उसकी माँ अनीता आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही पुनीत गाना गाना बंद कर देता है। तभी वो कहती है, क्या हुआ, तूने गाना क्यों बंद कर दिया? गाना और जोर जोर से गा, ताकि मोहल्ले वाले भी उठकर हमारे घर में आ जाए, तुझे ऐसे नशे की हालत में देख ले, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मेरे इस इज्जतदार बेटे की सच्चाई। माँ, आप तो जानती है ना, आप मेरा सब कुछ है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा गुस्सा करती रहती हैं। गुस्सा करना बुरी बात है माँ। नो नो गुस्सा माँ। अगर तू अपनी माँ से इतना ही प्यार करता होता तो मेरी बात कभी नहीं टालता। मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि भूल जा उस लड़की को और अपनी लाइफ में आगे बढ़। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मेरे से कुछ भी कहो लेकिन उस लड़की को भूलने की बात मत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मुझे यकीन है जरूर आएगी माँ, जरूर आएगी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी अभी तो तू नशे की हालत में है। मैं तुझसे कल बात करती हूँ। सुनीता इतना कहकर अपने बेटे को संभालते हुए उसके कमरे में लेकर जाती है और बेड पर लेटा देती है, जिसके बाद उसके जूते खोलकर उसे चादर उठाकर कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठकर सोचने लगती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं अब इसकी शादी करवा के रहूंगी। कल सुबह इससे शादी की बात करूंगी और उसे शादी करने के लिए मना कर ही रहूंगी। अनीता इतना कहकर अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है और चुपचाप चादर ओढ़ कर सो जाती है। अगले दिन पुनीत ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से हॉल में आता है। तभी अनीता रसोई से उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे देती है। तभी पुनीत आलू के पराठे और दही को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आज मुझे आलू के पराठे खाने का वैसे ही बहुत मन कर रहा था और आपने नाश्ते में पराठे ही बना दिए। जरूर कोई बात मनवानी है आज आपको। यही बात है ना माँ? हाँ, आज शाम को हम दोनों लड़की देखने जा रहे हैं। मुझे तेरा घर बसा हुआ देखना है, बस तुझे मेरी कसम है, तू मना नहीं करेगा। अपनी माँ की बात सुनकर पुनीत चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है माँ, अगर आपने मुझे अपनी कसम ही दे दी है तो अब मैं आपकी कसम को जरूर पूरा करूँगा, फिर चाहे उसमें मेरी खुशी हो या ना हो। पुनीत इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ के साथ लड़की देखने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़की वालों के घर पहुँचते हैं। तभी लड़की की माँ लड़की रजनी को लेकर उन लोगों के सामने आती है। लड़की को देखते ही अनीता शादी के लिए हाँ कर देती है और पुनीत से पूछती है, मुझे लड़की बहुत पसंद है, तू बता तेरा क्या ख्याल है, हाँ कर दूं शादी के लिए? माँ, अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है, बस आप खुश रहें। अपनी बेटी की बात सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है और चटमंगनी पर ब्याह करके रजनी को बहू बनाकर घर ले आती है। शादी की पहली रात रजनी बेड पर बैठी पुनीत का इंतजार कर रही थी। तभी पुनीत कमरे में आता है और उसे दुल्हन के लिबास में सजी बेड पर बैठी देखकर उससे कहता है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें एक पति का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आज भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए की है। क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ जिसने मेरा घर बसने से पहले ही बिगाड़ दिया? नहीं, क्योंकि मुझे खुद 2 साल हो गए उससे मिले हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर वापस आएगी, इसलिए बस इंतजार ही कर सकता हूँ। पुनीत की बात सुनकर रजनी हैरान हो जाती है। तभी पुनीत बेड से तकिया उठाकर सोफे पर रखकर चुपचाप मुंह घुमाकर सो जाता है। समय बीतता है। रजनी के लाख कोशिश करने के बाद भी पुनीत उसके करीब नहीं आता। एक दिन पुनीत और रजनी हॉल में बैठे फोन चला रहे थे। तभी रजनी फोन सोफे पर रखकर पुनीत के करीब जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, शादी से पहले मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरा पति शादी के बाद मुझे घुमाने के लिए किसी बर्फीली जगह पर ले जाएगा, मुझे प्यार करेगा, लेकिन मेरी तो सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। मुझ जैसी अभागन बीवी तो कोई होगी ही नहीं जिसकी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की उसके पति ने। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्योंकि तुम्हारी ये ख्वाहिशें मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे सपने देखना छोड़ दो। पुनीत इतना कहकर हॉल से उठकर घर से बाहर चला जाता है और उसकी बात सुनकर रजनी रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन पुनीत कमरे में आता है और देखता है कि रजनी फोन पर बातें कर रही है। वो चुपचाप कमरे से जाने लगता है
तभी रजनी फोन कट करके उससे कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरी शादी से पहले एक ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं माता रानी के दर्शन जोड़े के साथ करूं। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद तक नहीं करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगा तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें जहाँ जाना है अकेले जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ दो यार। आप अपनी अभागन बीवी की एक अधूरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? देखो, मैं तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें अपना कुछ नहीं मानता हूँ मैं। पुनीत इतना कहकर बिस्तर से पिलो उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है और हॉल में जाकर सोफे पर सो जाता है। अगले दिन ऑफिस के काम से जयपुर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजनी भी अपनी सास को कहकर माता के दर्शन के लिए निकल जाती है। पुनीत जयपुर पहुंचकर स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ सामान लेने के लिए मॉल जाता है, जहां उसकी नजर उस लड़की पर जाती है जिसका वो इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखते ही वो अपना सारा सामान छोड़कर भागते हुए उसके पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। तभी वो लड़की उसे जोर से धक्का मारते हुए कहती है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गले लगाने की? मैं कौन हूँ तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे मैं 2 साल से दिल्ली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ जयपुर में हो। और ये क्या, तुमने शादी कर ली? हाँ, मैंने शादी भी कर ली है और मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है। देखो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं बस तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं आऊंगी वापस। लड़की इतना कहकर चली जाती है और उसकी बातें सुनकर पुनीत घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से जमीन पर घुसे मारता है और अपने आप से कहता है, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। इस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी माँ को तकलीफ दी, और ये लड़की अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुकी है। अरे मैंने रजनी के साथ ठीक नहीं किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। पुनीत इतना कहकर अगली ट्रेन से दिल्ली वापस आ जाता है, जहां पहुंचकर वो पागलों की तरह रजनी को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उनके कमरे में जाता है और कहता है, माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? बहू माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी गई थी। रास्ते में बस पलट गई। बस का कोई भी यात्री नहीं बचा। तूने अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो दिया। बेचारी की माता के दर्शन की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। अपनी माँ की बात सुनकर पुनीत जोर जोर से दीवारों पर अपना सर मारने लगता है और अपनी बीवी की बताई हुई सारी अधूरी ख्वाहिशों को याद करने लगता है। इस तरह से पुनीत अपनी अभागन बीवी की अधूरी ख्वाहिशों को कभी पूरी नहीं कर पाता और अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। शादी का माहौल होता है। सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए होते हैं। दूल्हा बना आकाश मंडप में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। तभी दुल्हन मयूरा बैसाखी पर चलते हुए मंडप की तरफ आती है और उसे देखकर आकाश की माँ मंदाकिनी हैरान हो जाती है और कहती है, रुकिए पंडित जी, मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। मैं इस दुल्हन के जोड़े में आई लंगड़ी को नहीं जानती। बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने ही तो मयूरा को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। मैंने जिसे पसंद किया था उसके दोनों पैर सही सलामत थे, पर मैं इस एक पैर वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ, यही आपकी होने वाली बहू मयूरा है। शादी से पहले एक हादसे में ही मयूरा ने अपना एक पैर खो दिया। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं यहाँ बारात लेकर आती ही नहीं। कुछ भी हो, एक अपाहिज लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने कहा था ना आकाश कि तुम्हारी माँ ये सब जानने के बाद हमारी शादी के लिए मना कर देंगी। माँ, मैंने हर हाल में मयूरा का साथ देने का वादा किया है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। बारात लेकर आया हूँ तो दुल्हन लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। पापा, मयूरा को मंडप में ले आइए। बेटा माँ की एक नहीं सुनता और अपने वादे के मुताबिक पूरे विधि विधान के साथ मयूरा से शादी करता है। ये सब देखकर मंदाकिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। विदाई के बाद जब मयूरा ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है तो मुंह बनाते हुए उसकी सास बेमन से उसकी आरती करती है और उसे अंदर आने को कहती है। तभी मयूरा को रोकते हुए आकाश बोलता है, रुको मयूरा,
माँ, आप मयूरा की गृह प्रवेश की रस्म के लिए कलश तो लेकर आई ही नहीं। तेरी माँ तेरी तरह इसके प्यार में अंधी नहीं है ना, इसलिए। अरे नालायक, सीधा पैर तो है ही नहीं इसका, तो एक पैर के सहारे कलश कैसे गिराएगी ये? माँ बस कीजिए, अब मयूरा आपकी बहू है। निकी, जा तू कलश लेकर आ। ठीक है भैया, मैं लाती हूँ। जिसके बाद निक्की किचन से चावल का भरा कलश लाती है और दरवाजे पर रख देती है। जिसके बाद आकाश मयूरा को सहारा देता है और मयूरा अपने बाएं पैर से ही कलश गिराकर अंदर आती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निक्की चाय लेकर मयूरा के कमरे में जा रही होती है। तभी मंदाकिनी उसे रोकते हुए बोलती है, ये चाय का कप लेकर कहाँ चल दी? मैं यहाँ हूँ, ला मुझको ला कर दे। माँ, आप अपनी चाय खुद ले लो ना, मैं ये भाभी को देने जा रही हूँ। ये लो। मेरा बेटा कम पागल है क्या उस लंगड़ी के पीछे, जो तू भी अब उसके आगे पीछे घूमने लगी? ये एक पैर वाली ने तो मेरे परिवार को अपने उंगलियों पर नचा रखा है। थैंक यू निकी, पर मैं बाहर आ ही रही थी। वैसे सासू माँ, मुझे पता है आप कुछ पूछ नहीं रही हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। इससे पहले कि आप कुछ पूछती हैं, मैं ही आपको सब कुछ बता देती हूँ। आपके रिश्ता करने के 2 दिन बाद ऑफिस की तरफ से सर्वे करने के लिए मयूरा को आदिवासी पहाड़ियों के इलाके में जाना था, जहां से अकेले गुजरते वक्त जंगल के रास्ते में उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। साथ में किसी के न होने की वजह से वो जैसे तैसे मेन रोड तक आती है और वहां आकर वो बेहोश हो जाती है। 5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, जहां उसका पिता गोपाल बैठकर रो रहा था और आकाश भी वहां मौजूद था। तभी मयूरा बोलती है, अरे पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बस सांप ने ही काटा था, मैं ठीक तो हूँ। और आकाश, तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अब तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक लग रहा है, बस थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं वॉशरूम होकर आती। मैं ले चलता हूँ ना। अरे मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जैसे ही अपने पैरों से चादर हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अपना एक ही पैर दिखता है। तभी वो हैरान होकर रोते हुए पूछती है, ये मेरे पैर को क्या हुआ? आकाश, इसी पैर में तो मुझे सांप ने काटा था। तुम पूरे 5 घंटों बाद होश में आई हो मयूरा, और जहर 2 घंटे में ही तुम्हारे पूरे पैर में फैल चुका था। डॉक्टर ने पापा से कहा कि बहुत ही जहरीले सांप ने तुम्हें काटा है। जहर पूरे शरीर में न फैले, इसके लिए तुम्हारा पैर काटना जरूरी था। तो लेकिन ऐसे कैसे मैं अपना पैर खो सकती हूँ? अब मैं क्या करूँगी? बेटी, तू ऐसे निराश ना हो, तू जिंदा है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। हाँ मयूरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहर पूरे पैर में फैलने के कारण मुझे अपना पैर खोना पड़ा माँ जी। अरे ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और इसमें मेरी क्या गलती कि तुझे सांप ने काटा? मुझे मेरे घर को संभालने वाली बहू चाहिए थी, ना कि ऐसी जिसे मुझे ही उम्र भर संभालना पड़े। माँ, ये सब जानने के बाद भी आप भाभी की इस हालत के लिए उन्हें दोष दे रही हो। आपको भाभी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। तुम दोनों भाई बहन दिखा तो रहे हो सहानुभूति, काफी नहीं है क्या जो मैं भी तुम दोनों की टोली में शामिल हो जाऊं? इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। मयूरा एक बहू की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करती है, फिर भी उसकी सास इससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती और उसको हर काम के लिए सुनाया करती। उसकी सास हर काम में नुक्स निकालती। एक दिन मयूरा सारे कपड़े धोकर बाल्टी में डालकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी मंदाकिनी वहाँ आती है और कपड़ों की बाल्टी लेकर उससे बोलती है, जब नहीं चढ़ पा रही तो कोशिश करके क्या दिखाना चाहती है? काम नहीं हो रहा तो मुझे या निक्की को बुला ले, तेरा कुछ घिस जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ, तू तो ये कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर ले जाकर ये दिखाना चाहती है ना पड़ोसियों को कि तेरी सास तुझ जैसी लंगड़ी पर कितना जुल्म ढाती है। तू अपनी ये बैसाखी दिखाकर आकाश और निक्की को ही पागल बना सकती है, मुझे नहीं। तेरी ये सब चालें मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी खरी खोटी सुनाकर वो बाल्टी लिए छत पर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर मयूरा की आंखें भर आती है। ऐसे ही एक दिन जब मंदाकिनी थैला लेकर बाजार जा रही होती है, तभी वो निक्की से बोलती है, निक्की मेरे साथ जरा बाजार तो चल। माँ, मैं भी बिजी हूँ,
आप अकेले ही चले जाओ ना, या फिर भाभी को ले जाओ। हाँ, आप भाभी को ही ले जाओ। वैसे भी भाभी को आप कहीं जाने ही नहीं देती। अरे उसे ले गई तो सब्जी का थैला संभालूंगी या उस एक पैर वाली भाभी को? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए। दोनों सास बहू बाजार जाती है और मंदाकिनी सब्जियां लेने लगती है। तभी बाजार में एक और औरत का पर्स चुराकर चोर भाग रहा होता है। सभी चोर चोर बोलते हैं, पर उसके हाथ में चाकू होता है और वो भागकर जैसे ही मयूरा के सामने से जा रहा होता है, तभी मयूरा अपनी बैसाखी से भागते हुए चोर को जमीन पर गिरा देती है, जिसके चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और चोर को हथकड़ी लगाकर मयूरा को उठाती है। तभी मंदाकिनी कहती है, अरे बहू पागल है क्या? थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक छटा हुआ बदमाश चोरी करता हुआ पकड़ा गया। माँ जी आपकी बहू बहुत बहादुर है। जहाँ बाकी सब लोग खड़े हुए देख रहे थे, आपकी बहू का एक पैर ना होने के बाद भी उसने नीचे गिरकर इस चोर को पकड़वाया। बहू तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए थैला, घर चलते हैं अब। मैं थैला संभाल लूंगी, तू चल यहाँ से बस। इतना कहकर वो मयूरा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। घर पहुंचकर मंदाकिनी मयूरा को गले लगा लेती है। ये देखकर आकाश और निक्की हैरान हो जाते हैं। तभी निक्की बोलती है, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप भाभी को गले लगा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं समझती रही कि ये बहू नहीं बल्कि बोझ बनकर आई है मेरे घर, जिसके कारण मैंने इसे क्या क्या नहीं सुनाया। पर आज पता चला कि ये कितनी निडर और साहसी है। बहू तू जैसी भी है, मुझे तुझ पर गर्व है और अपनी सास को माफ कर दे। मैं समझ गई हूँ कि मेरी एक पैर वाली बहू दो पैर वालों से भी बढ़कर है। ये सुनकर मयूरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी सास के गले लग जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।